A circular loop A of radius capital R carries a current I. Another circular loop B of radius small r is equal to capital R upon 20 is placed concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with the loop B is proportional to A capital R, B root R, C r की पावर 3/2 and D r स्क्वायर। ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो लूप हैं, एक लूप A है और एक लूप B है। A लूप की जो रेडियस है वो कैपिटल R है और उसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जबकि जो B लूप है वो कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, A का B का दोनों का सेंटर ये O है। बट B वाले की जो रेडियस है ना बच्चों वो स्मॉल r है और स्मॉल r की वैल्यू दिया है r/20। मीन्स जो B वाले की रेडियस है वो A की रेडियस की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब समझो वो सेंटर के पास ही बिल्कुल लूप होगी। ठीक है, तो अपने से कह रहे हैं कि जो B वाली कॉइल है इससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा फाई वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, मतलब रेडियस की कितनी पावर कैपिटल R पे कैसे डिपेंड करेगा, ये अपने को सोचना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आप समझिए कि जब I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स होगा। समझ गए? तो पहला काम होगा अपने को I की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, कहाँ पर? सेंटर पे। चूंकि दूसरी लूप बहुत छोटी है तो सेंटर वाली ही मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लूप पर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत कम है इसलिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लूप ए। तो ए लूप से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? तो ये फार्मूला होता है μ0/2 I, जो भी I है, अपान रेडियस कितनी है? R। μ0/2 I/R। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर? सेंटर पर। आप समझिए, सो फ्लक्स लिंक्ड विद बी से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा कॉइल से, है ना? तो इस फ्लक्स को मैं फाई से लिख दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी डैश से लिख देता हूं। फाई बराबर क्या होगा? बी डैश ए कॉस थीटा। तो सोचने वाली बात है कि आई अगर करंट ऐसे है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बच्चों? ये जाएगी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होगा जो बी है वो कैसा होगा? देखो आउटवर्ड होगा। देखो अगर करंट ऐसे है, पॉइंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाती थी? आउटवर्ड, तो वो आउटवर्ड चली गई। ठीक है, और एरिया वेक्टर इसका किधर जाएगा बेटा? वो भी इधर ही जाएगा। क्यों? किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनता है। तो अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा, है? मतलब एरिया वेक्टर भी इसका 90 डिग्री पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और बी भी ऊपर तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 हो गया। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा बी डैश, मतलब μ0/2 I/R ए, एरिया इसका। तो इस छोटी वाली लूप का एरिया क्या होगा भाई? पाई स्मॉल r स्क्वायर। cos 0 वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि b और a पैरेलल हो गए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं एरिया वेक्टर हम तो अंदर की तरफ लेंगे, तो ये एंगल बेटा फिर 180 डिग्री बन जाता, तो यहाँ माइनस डिग्री आ जाता, बाकी कुछ ना होता। मतलब ये cos 0 में लिख सकता है, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 लो या -1 लो, डिपेंडेंसी R पे वैसे ही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, फाई बराबर कितना हो गया? μ0/2 I/R पाई R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या दिया है? कैपिटल R/20, यानी कि आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर अपान 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो बेटा अब ये फाई कितना आ जाएगा? अब ये फाई आ जाएगा μ0/2 I/R पाई R स्क्वायर। तो एक R से R काट भी सकते थे, यानी कि ऊपर बचता पाई R/400।
तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो फाई किस पे डिपेंड कर रहा, फाई डिपेंड कर रहा आर पे। सो फाई डिपेंड्स ऑन आर टू द पावर 1। तो फाई किस पे डिपेंड करेगा, आर की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।